हाय एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने बाल विकास के प्रीवियस ईयर में आए हुए 2013 के क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। ये प्रैक्टिस सेट प्राथमिक स्तर क्लास 1 to 5 के लिए है। आई होप सो आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अब एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? ऑप्शन ए है पियाजे का, ऑप्शन बी है वुडवर्थ का, ऑप्शन सी है वैलेंटाइन का, ऑप्शन डी है रॉस का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वुडवर्थ। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संवेग के लिए अंग्रेजी का शब्द है इमोशन, जिसकी उत्पत्ति इमोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। इस दशा में हमारी बाह्य व आंतरिक व्यवहार बदल जाता है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। आइए चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। ऑप्शन ए है छात्रों की प्रगति का आकलन, ऑप्शन बी है कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, ऑप्शन सी है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ऑप्शन डी है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ होता है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। आज मैं आपका ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करूँगी, क्योंकि हमारे तैयारी में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो हम जल्दी से आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। पूर्वाग्रही किशोर और किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। ऑप्शन ए है समस्या, ऑप्शन बी है जीवन शैली, ऑप्शन सी है संप्रत्यय, ऑप्शन डी है वास्तविकता। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन ए, समस्या। पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। अब आते हैं आज के प्रश्न नंबर 4 पर। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। ऑप्शन ए है हिलगार्ड द्वारा, ऑप्शन बी है स्टॉट द्वारा, ऑप्शन सी है हरलॉक द्वारा, ऑप्शन डी है पियाजे द्वारा। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने बाल विकास में इसके बारे में अध्ययन किया है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों के बारे में बताया है, जो कि इस प्रकार है। इसे इस प्रकार विभाजित किया गया है। सबसे पहला चरण जो होता है वो है संवेदनात्मक गामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष होती है। दूसरा चरण है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। और तीसरा चरण है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष होती है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। और जो चौथा स्टेज है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पियाजे द्वारा। पियाजे ने ही संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का प्रतिपादन या पहचान की थी। अब आते हैं आज के 5वें प्रश्न पर। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? ऑप्शन ए है नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, ऑप्शन बी है आत्मविश्वास, सहनशीलता, ऑप्शन सी है बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, ऑप्शन डी है वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। ये एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? ऑप्शन ए है आनुवंशिकता, ऑप्शन बी है वातावरण, ऑप्शन सी है प्रशिक्षण व शिक्षण, ऑप्शन डी है राष्ट्रीयता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, राष्ट्रीयता। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं वो हैं आनुवंशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण या शिक्षण, समायोजन की क्षमता। अतः राष्ट्रीयता अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं होता है। अब आते हैं आज के
7वें प्रश्न पर। आज का 7वां प्रश्न है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है पावलव, ऑप्शन सी है स्किनर, ऑप्शन डी है गुथरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गुथरी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया। उसके अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य अनुबंध पुनर्बलन के आधार पर नहीं बल्कि समीपता के आधार पर होती है, जबकि थॉर्नडाइक, पावलव एवं स्किनर ने अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों में पुरस्कार को एक महत्वपूर्ण कारक माना है। अब आते हैं आज के प्रश्न नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? ऑप्शन ए है अनुकरण, ऑप्शन बी है अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी है स्कूल का बस्ता, ऑप्शन डी है पुरस्कार। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा स्कूल का बस्ता। स्कूल के बस्ते से हमारे शिशु के अधिगम में सहायता नहीं मिलती। अब आते हैं आज के प्रश्न नंबर 9 पर। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक की। ऑप्शन ए है जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी है 3 से 6 वर्ष तक, ऑप्शन सी है 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, ऑप्शन डी है किशोरावस्था में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन बी, जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था का अंतिम चरण 3 से 6 वर्ष है, जिसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं, मतलब अर्ली चाइल्डहुड। ये बालक स्वयं की खुशी की चिंता करता है, इसलिए इस अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को ईगोसेंट्रिक अवस्था भी कहते हैं, जिसमें बालक अपने में ही मस्त रहता है। अब आते हैं आज के प्रश्न नंबर 10 पर। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। ऑप्शन ए है किशोरावस्था, ऑप्शन बी है पूर्व बाल्यावस्था से, ऑप्शन सी है उत्तर बाल्यावस्था से, ऑप्शन डी है शैशवावस्था से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, उत्तर बाल्यावस्था, मतलब लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड 9 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। नौ से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। इस आयु वर्ग के बालक अपने साथियों की संगत तथा उनके साथ रहना अधिक पसंद करते हैं अपेक्षा अपने माता पिता के। अब आते हैं आज के प्रश्न नंबर 11 पर। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। ऑप्शन ए किशोरावस्था से, ऑप्शन बी है प्रौढ़ावस्था से, ऑप्शन सी है पूर्व बाल्यावस्था से, ऑप्शन डी है उत्तर बाल्यावस्था से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर ए, किशोरावस्था से। अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। ऑप्शन ए है अभ्यास कार्य से, ऑप्शन बी है परिणाम की अपेक्षा से, ऑप्शन सी है प्रशंसा से, ऑप्शन डी है तत्परता से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तत्परता से। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम तत्परता से संबंधित है। थॉर्नडाइक, जो कि मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने सीखने के 3 नियम दिए थे, जो इस प्रकार हैं। पहला था तत्परता का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, तीसरा था अभ्यास का नियम। जिसमें तत्परता का नियम है, यह नियम कार्य करने के पूर्व तत्पर या तैयार किए जाने पर बल देता है। यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार होते हैं तो उसे शीघ्र सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है। ध्यान केंद्रित करने में भी तत्परता सहायता करती है। अब आते हैं आज के प्रश्न नंबर 13 पर। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए है अनुकरण, ऑप्शन बी है प्रशंसा एवं निंदा, ऑप्शन सी है प्रतियोगिता, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। अधिगम सीखने को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जो कि निम्नलिखित दिए हुए हैं। पहला है पूर्व अधिगम। ऑप्शन इसका जो दूसरा
कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है वो है विषय वस्तु का स्वरूप। हमारा विषय वस्तु का स्वरूप कैसा है, सिलेबस थोड़ा इजी है या टफ है, इस पर भी डिपेंड करता है कि हम किसी भी अधिगम को या सीखने की जो तीव्रता को है उसको बढ़ा सकते हैं। तीसरा है विषय के प्रति मनोवृत्ति। चौथा है सीखने की इच्छा। अगर किसी चीज़ को सीखने की हमारी इच्छा होती है तो हम उसको बहुत ही तत्परता से बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं। पांचवा कारक जो है वो है सीखने की विधि। छठा कारक है अभिप्रेरणा। सातवां है आनुवंशिकता। आठवां कारक है वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षण या प्रशंसा एवं निंदा। अब आते हैं आज के 14वें प्रश्न पर। बालकों की सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? ऑप्शन ए है बालक की वैयक्तिकता का आदर। ऑप्शन बी है पुरस्कार एवं दंड। ऑप्शन सी है प्रशंसा एवं भर्त्सना। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बालकों की सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की वैयक्तिकता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, ये तीनों ही बालकों की सीखने के प्रेरणा में उपयोगी माने जाते हैं। अब आते हैं आज के 15वें प्रश्न पर। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? ऑप्शन ए है छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना। ये बिल्कुल सही है, ऐसा तो हम करेंगे। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? तो हम छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी देखते हैं, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना। ये भी सही है, बिल्कुल हम उनको सेल्फ कॉन्फिडेंट तो फील कराएंगे ही बच्चों को। ऑप्शन सी है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। ऑप्शन डी देखते हैं, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? ऑप्शन ए है धनात्मक, ऑप्शन बी है ऋणात्मक, ऑप्शन सी है शून्य, ऑप्शन डी है ये सभी। तो बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है धनात्मक। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बुद्धि एवं सृजनात्मकता दो अलग अलग घटक होते हैं, फिर भी इन दोनों घटकों को धनात्मक संबंधों के द्वारा जोड़ा जाता है। बुद्धि का स्तर बढ़ने पर सृजनात्मकता में वृद्धि होती है तथा बुद्धि के घटने पर सृजनात्मकता में कमी आती है। अब आते हैं आज के प्रश्न नंबर 17 पर। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? ऑप्शन ए है अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी है शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। ये थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। ऑप्शन सी पे आते हैं, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना। ऑप्शन डी है अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। अब आते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं। पहला है ऑप्शन मूल प्रवृत्त्यात्मक, ऑप्शन बी है संरक्षित, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी है संवेगात्मक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मूल प्रवृत्त्यात्मक। अब आते हैं आज के प्रश्न नंबर 19 पर। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? ऑप्शन ए है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण में। ऑप्शन बी है व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण। ऑप्शन सी है क्रियात्मकता के साथ शिक्षण। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। अब आते हैं आज के प्रश्न नंबर 20 पर। निम्नलिखित में से
किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? ऑप्शन ए है औसत बुद्धि के बच्चे, ऑप्शन बी है ग्रामीण बच्चे, ऑप्शन सी है अध्ययनशील बच्चे, ऑप्शन डी है कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को समायोजन की समस्या रहती है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। अतः यही कारण है कि विद्यालयों में सामान्यतः देखा जाता है कि कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे सामान्यतः उन्हीं बच्चों के साथ समायोजित होना पसंद करते हैं जो बुद्धि स्तर पर उनके बराबर हों, ना कि उनके साथ जो विद्यालय में सामान्य स्तर के होते हैं। अतः इसीलिए समायोजन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे ऑप्शन ए है सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, ऑप्शन बी है विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, ऑप्शन सी है विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, ऑप्शन डी है उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे ऑप्शन ए है विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, ऑप्शन बी है कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, ऑप्शन सी है उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, ऑप्शन डी है विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। बालक की प्रवृत्ति उसके संगत से मिलती है, अतः यदि किसी एक बालक की प्रवृत्ति में परिवर्तन करना हो तो उस बालक के संगत में रहने वाले सभी बालकों की प्रवृत्तियों में सामूहिक रूप से बदलाव का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा बालक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब आते हैं आज के प्रश्न नंबर 23 पर। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है। ऑप्शन ए है परिवर्तन से, ऑप्शन बी है प्रतिक्रिया से, ऑप्शन सी है प्रयास से, ऑप्शन डी है परिणाम से। इसका करेक्ट आंसर है प्रतिक्रिया से। व्यक्ति का विकास क्रमिक रूप से होता है। जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता जाता है वैसे वैसे उसमें परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी भी आती जाती है। ठीक इसी प्रकार उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से होता है, क्योंकि बिना उद्दीपन के प्रक्रिया नहीं हो सकती। अब आते हैं आज के प्रश्न नंबर 24 पर। पियाजे का मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए है भाषा विकास, ऑप्शन बी है ज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी है नैतिक विकास, ऑप्शन डी है सामाजिक विकास। तो जैसा कि हम सब जानते हैं पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में अध्ययन किया था और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों के बारे में हमें बताया था। तो पियाजे के जो विभिन्न चरण हैं वो इस प्रकार हैं। बालकों के ज्ञानात्मक विकास के परीक्षण के लिए पियाजे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पियाजे ने बालक के ज्ञानात्मक विकास को 4 प्रमुख चरणों में विभाजित किया है। जैसा कि हमने देखा था पिछले क्वेश्चंस में भी। जो पहला चरण है इनका वो है संवेदनात्मक ज्ञामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। फिर आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। उसके बाद जो तीसरा चरण आता है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की होती है। उसके बाद जो अंतिम चरण होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था होती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है? ये इस क्वेश्चन के माध्यम से ये जानना चाह रहा है कि जो कथन दे रखा है, जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन आंशिक रूप से सत्य है
या सत्य है या कदाचित सत्य है या असत्य है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सत्य है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, ऑप्शन बी है अनुशासन और नियमित उपस्थिति, ऑप्शन सी है गृह कार्य की जांच में लगन, ऑप्शन डी है विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। अब आते हैं आज के प्रश्न नंबर 27 पर। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे या बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। पहला ऑप्शन है फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। ऑप्शन बी है अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। ऑप्शन सी है अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। ऑप्शन डी है विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। किसी कार्य या परिणाम के लिए प्रशंसा करना आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, अतः सर्वोच्च अंक पाने पर प्रशंसा करना आंतरिक रूप से प्रेरित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब आते हैं आज के 28वें प्रश्न पर। बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है। ऑप्शन ए है खेल का, ऑप्शन बी है बाल साहित्य का, ऑप्शन सी है दिनचर्या का, ऑप्शन डी है संचार माध्यम का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए खेल का। खेल विधि द्वारा बालक की मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है, जिससे समायोजन की क्षमता में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप बच्चे का सामाजिक विकास सकारात्मक होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए खेल। खेल से सामाजिक विकास इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे बच्चों में आपस में खेलने से सहयोग की भावना आती है, एक दूसरे की मदद करने की भावना आती है, सामंजस्य बनाने की भावना आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा खेल विधि। अब आते हैं आज के प्रश्न नंबर 29 पर। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए है व्यक्तित्व, ऑप्शन बी है बुद्धि, ऑप्शन सी है सृजनात्मकता, ऑप्शन डी है अभिवृद्धि। ये यूपी टेट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि भाटिया बैटरी परीक्षण जो हुआ था वो किससे संबंधित होता है, बुद्धि के परीक्षण से या फिर व्यक्तित्व के परीक्षण से या सृजनात्मकता के या फिर अभिवृद्धि के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है बुद्धि परीक्षण। आइए भाटिया बैटरी परीक्षण के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। सॉरी गाइस। भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण में किया जाता है। इसका निर्माण सीएम भाटिया ने 1955 में किया था। इस परीक्षण को बैटरी बुद्धि परीक्षण या क्रिया परीक्षण समूह कहा जाता है। अब आते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 30। कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है भाषा का विकास, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी है नैतिक विकास, ऑप्शन डी है सामाजिक विकास। तो कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से नैतिक विकास से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष की उम्र में बच्चों के व्यवहार का विश्लेषण किया तथा जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को विस्तारित, परिवर्तित तथा परिमार्जित किया है। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख स्तर माना जो निम्न हैं। पहला था पूर्व परंपरागत स्तर, जिसे प्राक रूढ़िगत स्तर भी कहते हैं, और दूसरा स्तर था परंपरागत स्तर, जिसे रूढ़िगत नैतिक स्तर भी कहते हैं, और तीसरा जो स्तर था वो था उत्तर रूढ़िगत स्तर, जिसे उत्तर परंपरागत स्तर भी कहते हैं। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। होप सो आप सबको ये पसंद आया होगा ये लेक्चर। अब हम कल मिलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।